आप सभी का हीलिंग टच में स्वागत है। आज हम लोग कई महत्वपूर्ण चीज़ों पे चर्चा करने वाले हैं जो आपके यूपीएससी के प्रीलिम्स या मेंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और एक आपके तैयारी को जो है ना एक दिशा मिलेगी। और ये चर्चा में ये टॉपिक रहे हैं। इसके अलावा इसमें आप ट्रेडिशनल पार्ट भी आप ढूंढेंगे और वो भी आपको मिलेगा। ये सारे जो टॉपिक मैं करा रहा हूँ तो कुछ प्रीलिम्स के लिए, कुछ मेंस के लिए ज़रूरी है और कुछ आपको निबंध में भी काम आएगा। तो यूपीएससी या अदर जो प्रोविंशियल सर्विसेज हैं उनके लिए भी काम आएगा। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं। और आप अभी राष्ट्रपति का जो चुनाव होने वाला है उससे संबंधित या इधर कुछ हाल में चर्चा में रहा है कि राष्ट्रपति की जो विवेकाधीन शक्तियां हैं, ठीक है, या फिर उनको जो क्षमा करने की जो अपराधियों को क्षमा करने की जो शक्ति है, तो उसके बारे में बराबर डिस्कशन आप सुनते रहते होंगे। तो उसी पे थोड़ा सा क्विक रिवीजन हम लोग देख लेते हैं। क्षमा, पार्डन क्या है? इसमें दंड और बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है तथा दोषी को दंड, दंडादेशों एवं निर्हरताओं से पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है। तो पार्डन हो गया। पार्डन ये राष्ट्रपति के द्वारा जो आपको क्षमा दिया जाता है। इसी तरह से यानी यहाँ जो दंड है, दंडादेश है, ये पूरी तरह से मुक्त कर दिया जाता है। पूर्णतः मुक्त को आप ध्यान रखेंगे पार्डन में, क्षमा में। दूसरा है लघुकरण, कम्यूटेशन। तो लघुकरण का क्या अर्थ है? सजा की प्रकृति को बदल दिया जाना। सजा की प्रकृति को बदल दिया जाना, जैसे मृत्यु दंड को कठोर कारावास में बदल देना। तो मृत्यु दंड या किसी को कैपिटल पनिशमेंट मिला है, मृत्यु दंड मिला है, तो उसको कठोर कारावास में बदल दिया, यानी सजा का जो नेचर है उसी को बदल दिया जाता है। परिहार, रिमिशन, परिहार, रिमिशन, सजा की अवधि में बदलाव। मान लीजिए कि 2 वर्ष के कठोर सजा, कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदलना। कारावास कैसा रहेगा? कठोर ही रहेगा, लेकिन सजा की अवधि को बदल दिया जाना, कम कर दिया जाना, इसको परिहार इन रिमिशन जो कहते हैं। तो क्षमा, पार्डन, लघुकरण, कम्यूटेशन, प्रकृति को बदल देना, जैसे मृत्यु दंड को कठोर कारावास में बदलना। परिहार में सजा की अवधि कम की जाती है, जैसे 2 साल या 3 साल के कठोर कारावास को, या जितना भी कठोर कारावास को, उसको कम कर देना, ठीक है। यानी कठोर कारावास ही रहेगा, जैसे 2 साल के बदले 1 साल या 5 साल के बदले 3 साल, जो भी हो। अब विराम की बात है, तो विराम जो है आप देखें, विराम क्या है? विराम, रिस्पाइट, विशेष परिस्थितियों की वजह से सजा को कम करना। अगर कुछ विशेष परिस्थिति है, जैसे शारीरिक अपंगता या महिलाओं की गर्भावस्था के कारण जो है ना विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, तो उसको विराम कहते हैं, सजा को कम करना। प्रविलंबन, रिप्राइव, रिप्राइव जो है किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया, कुछ समय के लिए टाल दी जाता है। जैसे किसी को फांसी लगने वाली है तो कुछ समय के लिए टाल देना। तो बहुत इम्पोर्टेंट ये ऐसे टर्म है जिस पे आपको बार बार जो है ना आप कंफ्यूज होते रहे हैं, तो इसको 1-2 बार सुन लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, फिर आप जो है ना अच्छे से एक दिमाग में एक स्टोरी बना लीजिए, कुछ ऐसा इमेजिन कर लीजिए, तो ये याद रहेगा। और आप देखिए किसी भी जो है ना आंसर में, पॉलिटी के कई आंसर में, कई क्वेश्चंस में आप इसको डाल सकते हैं, चाहे प्रेसिडेंट से रिलेटेड है या उससे रिलेटेड कानून है, या फिर जो है ना कई बार होता है कि कैदियों को करेक्शनल यानी कैदियों को सुधार किया जाए, तो वहाँ पे भी ये काम आ सकता है। तो यूपीएससी में इस तरह के मेंस में प्रश्न आते रहे, प्रीलिम्स में टर्म्स वगैरह पूछा जा सकता है कि क्या है। आगे बढ़ते हैं। नियो बैंक अभी चर्चा में रहा है, आपने सुना भी होगा नियो बैंक। ऐसे ऐसे टर्म हम लोग डिस्कस करेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन बहुत कॉमन भी नहीं है। नियो बैंक, नियो बैंक एक तरह का डिजिटल बैंक है जिसकी कोई शाखा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नियो बैंक के एक तरह का डिजिटल बैंक है जिसकी कोई शाखा नहीं है।
किसी विशिष्ट स्थान पर भौतिक रूप से उपस्थित होने की बजाय नियो बैंकिंग पूरी तरह से ऑनलाइन है, पूरी तरह से क्या है, ऑनलाइन है। ठीक है, अब देखिए, और पूरी तरह से क्या है, ऑनलाइन है। नियो बैंक वित्तीय संस्थान है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो ग्राहकों को पारंपरिक बैंकों का एक सस्ता विकल्प देता है। ये वे परिचालन लागत को कम करते हैं, परिचालन लागत को कम करते हुए ग्राहकों को व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लाभ उठाते हैं। आप देखें, नियो बैंक ने चैलेंजर बैंक के टैग के साथ वित्तीय प्रणाली में प्रवेश किया, चैलेंजर बैंक के टैग के साथ, क्योंकि उन्होंने पारंपरिक बैंकों के जटिल बुनियादी ढांचे और क्लाइंट ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को चुनौती दी थी। ठीक है, नियो बैंक। भारत में इन फर्मों के पास स्वयं का कोई बैंक लाइसेंस नहीं है। खास बात यह है कि बैंक लाइसेंस इनके पास नहीं है। क्यों नहीं है? ठीक है, ये लाइसेंस प्राप्त सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंक भागीदारों पर निर्भर रहते हैं। आरबीआई ने अभी इन लोगों को उस तरह से अनुमति नहीं दी है, तो नियो बैंक ये है। ठीक है, तो अभी आप ये चीज़ याद रखें कि हाँ, ऐसा इसलिए है कि आरबीआई ने अभी तक बैंकों को 100% डिजिटल करने की अनुमति नहीं दी है, इसलिए ये किसी न किसी पे निर्भर रहते हैं। ठीक है, भारत में इन फर्मों के पास स्वयं का कोई बैंक लाइसेंस नहीं है, तो किसी से टैग होते हैं, किसी पे निर्भर रहते हैं, क्योंकि आरबीआई ने अभी बैंकिंग सेक्टर को 100% ऑनलाइन करने की अनुमति नहीं दी है। ठीक है, आरबीआई बैंकों की भौतिक उपस्थिति को प्राथमिकता देने के प्रति दृढ़ है और उसने डिजिटल बैंकिंग सेवा प्रदाताओं के लिए कुछ भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता के बारे में भी बात करता है। ठीक है, तो ये नियो बैंक के बारे में हम देखें। अभी एससीओ चर्चा में रहा है। ठीक है, एक बड़ा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपके यूपीएससी का मेंस होता है, और प्रीलिम्स में तो खैर कहीं पे आ सकता है। एससीओ के मेंबर से पूछा जाता है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है वो पूछा जाता है। अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एससीओ के सदस्य देशों के अधिकृत निकायों के बीच युवा कार्य क्षेत्र में सहयोग पर समझौते को मंजूरी दी है। यानी युवा कार्य क्षेत्र में अभी समझौता हुआ है, और एससीओ के सदस्य देशों द्वारा 17 सितंबर 2021 को समझौते को अपनाने के परिणाम स्वरूप इस समझौते पर युवा मामले एवं खेल मंत्री द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, तो अब मंजूरी उसको मिल गया है। क्या है इसमें? मतलब युवा कार्य क्षेत्र में जो सभी एससीओ के जितने मेंबर हैं, तो यूथ से संबंधित जो है ना सहयोग इसमें किया जाएगा। मतलब देखें, यूथ ये क्या है? अब जैसे आप देखिए, एससीओ जो अभी चर्चा में रहा है युवा कार्य क्षेत्र समझौते को लेकर के, तो थोड़ा एससीओ के बारे में जान लेते हैं। एससीओ एक अस्थाई अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इंटर गवर्नमेंटल है, अंतर सरकारी संगठन है। यह एक यूरेशियाई राजनीतिक, एशिया और यूरोप दोनों के एरिया इसमें शामिल है। यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है, जिसका लक्ष्य इस क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। देखिए, टर्म्स आपको याद करने होंगे जब भी एससीओ है, या किसी भी टॉपिक में, किसी भी विषय में कुछ खास टर्म होते हैं, उन टर्म को आप कई बार मेंस में लिख सकते हैं। जिससे इसका लक्ष्य क्या है? शांति, सुरक्षा और स्थिरता। कई ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, ठीक है, कई ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जहाँ पे इन टर्म का आप यूज कर सकते हैं। उनके उद्देश्य के लिए, लक्ष्य के लिए आप शांति, सुरक्षा एवं स्थिरता कर सकते हैं। ठीक है, यानी पीस, सिक्योरिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी, ये एससीओ का एक टैगलाइन हो गया, इसका लक्ष्य है। गठन कब किया गया था एससीओ का? 2001 में किया गया था। ठीक है,
और एससीओ का चार्टर वर्ष 2002 में हस्ताक्षरित किया गया था। यानी एससीओ के चार्टर पे हस्ताक्षर कब हुए? 2002 में, और 2003 में लागू हुआ था। ठीक है। अगर हम आगे बढ़ते हैं एससीओ के बारे में, तो वर्ष 2001 में एससीओ के गठन से पहले कजाकिस्तान, चीन, किर्गिजिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान संघाई 5 के सदस्य थे। यानी एससीओ पहले संघाई 5 के नाम से जाना जाता था, जिसके 5 सदस्य थे। कौन कौन? कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिजिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान। ठीक है। संघाई 5 का उद्भव हुआ था 1996 में। उद्भव सीमांकन और विसैन्यीकरण वार्ता की एक श्रृंखला के रूप में हुआ था, जिसे 4 पूर्व सोवियत गणराज्यों द्वारा चीन के साथ सीमाओं पर स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आयोजित किया गया था। इसी का डेवलपमेंट बाद में होता है एससीओ के रूप में। यानी सीमा पर जो स्थिरता, स्टेबिलिटी लाने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य था संघाई 5 का। और उसके बाद 2001 में उज्बेकिस्तान इसमें शामिल हुआ। उज्बेकिस्तान फाउंडर मेंबर नहीं है, याद रखना है, जबकि कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान और ताजिकिस्तान फाउंडर मेंबर है। तुर्कमेनिस्तान इसका सदस्य नहीं है। तो तान कंट्री की बात करें तो कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान इसके मेंबर हैं। तुर्कमेनिस्तान इसका मेंबर नहीं है। उज्बेकिस्तान जब 2001 में शामिल हुआ तो संघाई 5 का नाम बदल दिया गया और ये क्या रखा गया? एससीओ यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रखा गया। वर्ष 2017 भी एक महत्वपूर्ण वर्ष है, जिसमें भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य बने। ठीक है। तो 6 2 8 हो गए सदस्य। उसके बाद 2021 सितंबर 2021 को घोषणा की गई कि ईरान भी पूर्णकालिक सदस्य बन जाएगा। तो 9, तो ईरान भी पूर्णकालिक सदस्य बन गया। इसके बाद इसके कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? कुल सदस्यों की संख्या 9 हो गई। आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री जिसको हम कहते हैं, सुना होगा, न्यूज़पेपर में अक्सर आता रहता है सिप्री। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा सिप्री ईयर बुक 2022 जारी की गई है। सिप्री अगर आप जानते होंगे तो वो हथियारों से संबंधित, यानी कितना हथियारों का निरस्त्रीकरण हुआ है, मतलब हथियार कम किए गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित वर्तमान स्थिति का आकलन करती है। तो ईयर बुक 2022 सिप्री ईयर बुक हथियारों से संबंधित है, निरस्त्रीकरण से संबंधित है और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की वर्तमान स्थिति का आकलन करती है। तोड़ तोड़ के पढ़ना चाहिए, बहुत लंबे वाक्य हैं तो तोड़ तोड़ के लिखना भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए। इंडिया बिहाइंड चाइना पाक इन वारहेड्स। आप देखिए इंडिया पीछे है, चाइना से तो पीछे है ही, पाकिस्तान से भी पीछे है। यानी न्यूक्लियर वेपन के मामले में रशिया नंबर 1 है। देखिए 5977, 5977। उसके बाद यूएस दूसरे नंबर पे है, अमेरिका 5428। ठीक है। चाइना जो है आपका 350, फ्रांस 290, यानी इतने परमाणु बम हैं। यूके 225। आगे की बात करें तो आपका यूके के बाद पाकिस्तान आता है 165। इंडिया ज़्यादा पीछे नहीं है, इंडिया के पास लगभग 160 परमाणु वारहेड है, यानी एटॉमिक वेपन है। उसके बाद इजराइल है, उसके बाद आपको नॉर्थ कोरिया है। इजराइल 90, नॉर्थ कोरिया 20। तो ये आप आंकड़ा प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी है, आप याद कर लेना है आपको। सिप्री क्या है? तो थोड़ा सिप्री के बारे में हम लोग जानें। सिप्री जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, ये युद्ध आयुध, हथियार नियंत्रण व निशस्त्रीकरण में अनुसंधान के लिए समर्पित है। क्या करता है? युद्ध से संबंधित अनुसंधान करता है, आयुध यानी हथियार से संबंधित, हथियार नियंत्रण से संबंधित या निशस्त्रीकरण से संबंधित
अनुसंधान के लिए समर्पित। स्थापना वर्ष 1966 में होती है इसकी। वर्ष 1966 में इसकी स्थापना होती है। कहाँ पर? स्टॉकहोम आपका स्वीडन की कैपिटल है, तो वहाँ पे नाम में ही स्पष्ट है। ठीक है। यह नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, मीडिया एवं जागरूक नागरिकों को पारदर्शी स्रोतों के आधार पर डेटा विश्लेषण एवं सिफारिशें प्रदान करता है। यानी जो भी नीति निर्माता है उनको डेटा देता है, शोधकर्ताओं को देता है यानी जो रिसर्च करने वाले लोग हैं, मीडिया को देता है, जागरूक नागरिक यानी जो सिविलियंस हैं उनको भी एक ऑथेंटिक डेटा जो है ना प्रोवाइड करता है। जनवरी 2022 तक की बात करें तो भारत के पास 160 परमाणु हथियार थे, यानी एटम बम सीधे थे, परमाणु बम थे। और ऐसा लगता है कि अपने परमाणु शस्त्रागार का विस्तार कर रहा है, रिपोर्ट में कहा गया है। ठीक है। जनवरी 2022 परमाणु हथियार मिसाइल या टारपीडो के विस्फोटक सिर होते हैं जो परमाणु ऊर्जा का उपयोग करते हैं। भारत का परमाणु भंडार जनवरी 2021 में 156 था, जो जनवरी 2022 में देख लें कितना हो गया 160, यानी 4 बढ़ा है इनके रिपोर्ट के अनुसार, सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा लेकिन 4 बम बढ़ गए। ठीक है, वारहेड बढ़ गए। ठीक, आगे देखिए अगला टॉपिक है जल जीवन मिशन। आप देख सकते हैं नारी शक्ति फॉर न्यू इंडिया, जल जीवन मिशन, ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स, एम्पावरिंग वुमेन, ये इसका कोट है जल जीवन मिशन का। रूरल वीमेन नो लॉन्गर हैव टू वॉक एक्स्ट्रा माइल टू गेट वाटर। ठीक है, यह है कि मतलब बहुत लंबा रास्ता नहीं तय करना पड़े पानी ले जाने के लिए, तो जल जीवन मिशन शुरू किया गया। इन्हेंस देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड सेव टाइम फॉर बेटर कोर फॉर देयर फैमिली, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद कर लेना है। कभी भी इस पे आएगा तो ये 4-5 जो पॉइंट है इसके की पॉइंट है, ये याद कर लेना। गिवन टाइम एंड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन स्पेशली फॉर यंग गर्ल्स, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड है। 50% रूरल हाउस होल्ड कनेक्टेड विद टैप वाटर कनेक्शंस, मतलब इस रिपोर्ट में कहा गया है जल जीवन मिशन से संबंधित जो रिपोर्ट आया उसमें कहा गया है कि 50% जो घर हैं ग्रामीण वो आपके टैप वाटर कनेक्शन से जुड़ गए हैं। खास बात है 50% याद कर लेना है, ये सब डाटा काम आता है मेंस में। ठीक है, तो रेगुलर देखने के लिए आप अपडेट रहें, चैनल पे आते रहें। ठीक है, 2019 में ये इसको लॉन्च किया गया था। किसको लॉन्च किया गया था? 2019 में लॉन्च किया गया था जल जीवन मिशन को, जेजेएम जल जीवन मिशन को लॉन्च किया गया था 2019 में। यह मिशन 2024 तक चलेगा और इसमें क्या कहा गया है? कार्यात्मक घरेलू नल कलेक्शन FHTC के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति की जानी है, ये इसकी परिकल्पना करता है। यानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर, याद कीजिए, कार्यात्मक घरेलू नल कलेक्शन FHTC के माध्यम से। ठीक है, तो आप जो है ना फंक्शनल जो हाउस होल्ड टैप कनेक्शन है उसके माध्यम से प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति की परिकल्पना करता है, यानी इसका लक्ष्य है। जल जीवन मिशन का उद्देश्य जल को आंदोलन के रूप में विकसित करना है। जल लिटरेसी भी एक वर्ड है ना, जल लिटरेसी, तो जल साक्षरता आंदोलन। जब भी जल कंजर्वेशन यानी वाटर कंजर्वेशन से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो आप के पास बहुत सारा डाटा है, उसको ऑर्गेनाइज करके लिखना है। जल आंदोलन बड़ी अच्छी, जल साक्षरता, वाटर लिटरेसी, तो वाटर लिटरेसी मूवमेंट भी चलाया जाना चाहिए। तो जल जीवन मिशन का उद्देश्य जल को आंदोलन के रूप में विकसित करना है ताकि लोगों
की प्राथमिकता बनाया जा सके। यानी आने वाले समय में पानी की समस्या आप देख ही रहे हैं। कई ऐसे नगर हैं जहाँ पे जो ग्राउंड वाटर है काफ़ी नीचे चला गया है। चेन्नई उदाहरण है, वहाँ तो पानी ही खत्म हो गया है। तो भविष्य के लिए और कुछ आपको करना होगा, तो इसीलिए ये चलाया गया JJM। यह मिशन जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और उद्देश्य की बात करें तो वही है, जल आपूर्ति प्रणालियों और पानी के कनेक्शन की कार्य क्षमता सुनिश्चित करता है, पानी की गुणवत्ता की निगरानी, क्वालिटी इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे पानी की गुणवत्ता, पानी की मात्रा, गुणवत्ता, ठीक है, और एक्सेसिबिलिटी यानी पहुँच, है ना। पानी है, पहुँच नहीं है घरों तक, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। निगरानी परीक्षण के साथ साथ सतत कृषि को भी बढ़ावा दे, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात की गई है। तो पानी अगर रहेगा तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होगा, बिना पानी का नहीं होगा। यह संरक्षित जल के संयुक्त उपयोग, पेयजल स्रोत में वृद्धि हो, पेयजल आपूर्ति, दूषित जल उपचार और इसके पुनः उपयोग को सुनिश्चित करता है। खास बात क्या है, इसका उद्देश्य है पुनः उपचार, यानी पुनः उपयोग, पानी का उपचार, यानी मान लीजिए कि बैड क्वालिटी का पानी हो गया, पॉल्यूटेड हो गया, तो उसका उपचार करना, ठीक है। इसके अलावा पुनः उपयोग, बार बार पानी का उपयोग किया जा सके। और एक जो है ना पेयजल आपूर्ति प्रणाली जो है सुदृढ़ होनी चाहिए। ये नहीं कि 1 महीना पानी जाए और उसके बाद कनेक्शन खत्म। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जल समितियाँ होती है, वाटर कमिटीज होती है। जल समितियाँ ग्राम जल आपूर्ति प्रणालियों की योजना, क्रियान्वयन, प्रबंधन, संचालन और रख रखाव करती है। अब देखो जल समितियाँ क्या करती है, जो ग्रामीण जल आपूर्ति प्रणाली है उसकी क्या करती है, योजना बना सकती है लोकल लेवल पे, उसका क्रियान्वयन करती है जल समितियाँ, प्रबंधन करती है, संचालन करती है, रख रखाव करती है, तोड़ तोड़ के पढ़ना है। और जल समितियों में 10 से 15 सदस्य होते हैं, जिनमें कम से कम 50% महिला सदस्य होनी चाहिए, एवं स्वयं सहायता समूहों के अन्य सदस्य होते हैं, SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप, आपको पता ही है सेल्फ हेल्प ग्रुप, उनके सदस्य होने चाहिए। मान्यता प्राप्त सामाजिक एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ता, है ना, आशा भी इसकी मेंबर होती है। आंगनवाड़ी सेविका सहायिका जो होती है वो भी मेंबर होती है। शिक्षक आदि शामिल होते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है। समितियां सभी उपलब्ध ग्राम संसाधनों को मिलाकर एक बारगी ग्राम कार्य योजना तैयार करती है और योजना को लागू करने से पहले से ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया जाता है। यानी जल समितियां जो भी योजना तैयार करती है उसको ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया जाता है, ठीक है। अब JJM जो है ना जल जीवन मिशन से संबंधित इसके डैशबोर्ड के अनुसार, यानी रिपोर्ट के अनुसार 10 जून 2022 तक देश भर में लगभग 9.65 करोड़ घरों, यानी 9.65 करोड़ हाउस होल्ड में के पास नल के पानी का कनेक्शन है। यानी अभी हम लोगों ने पीछे देखा था 50% हाउस होल्ड में पानी चला गया, यानी एक्चुअल में कितना है 50.38%। अगर उसको कितने करोड़ घरों में है तो 9.65 करोड़ घरों में। डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जल से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो आप वहाँ लिख सकते हैं। राज्य स्तर पर गोवा, तेलंगाना, हरियाणा राज्य ने राज्य के सभी परिवारों को 100% टैप कनेक्टिविटी प्रदान की है। तो कौन कौन से राज्य हैं जहाँ 100% टैप वाटर कनेक्टिविटी है? गोवा, तेलंगाना और हरियाणा, ठीक है। 3 राज्यों को याद करना है। पुदुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दादरा एवं नागर हवेली तथा दमन दीव ये भी 100% कर चुके हैं। ये यूटी है, यूनियन टेरिटरी। पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा नागर हवेली और दमन दीव 90% से अधिक जो किए हैं घरेलू शौचालय कवरेज वाले राज्य हैं, ठीक है। तो वो देखिए कौन कौन से, यानी हाउस होल्ड जो ना आपको फंक्शनल हाउस होल्ड टैप
कनेक्शन जहाँ पे हो गया है। तो पंजाब 99%, गुजरात 95% के आसपास, हिमाचल प्रदेश 93 और बिहार 92.74%। सबसे कम FHTC वाले राज्य कौन कौन से हैं? सबसे कम राजस्थान 24%, 24.8, छत्तीसगढ़ 23.10, झारखंड 20.57 और आपका जो है ना उत्तर प्रदेश जो है ना 13.86। उत्तर प्रदेश बहुत कम है इसमें। तो ये आगे आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन किया है, ठीक है। नगर तुकाराम, नगर देहू में संत तुकाराम मंदिर का उद्घाटन अभी कर दिया है, ठीक है। अभी चर्चा में था, पुणे जिले में है आपका तुकाराम। तो ये तस्वीर देख सकते हैं उस मंदिर का। मुख्य चर्चा करने का उद्देश्य है कि हम लोग संत तुकाराम के बारे में जानें। इतिहास के विद्यार्थी या सामान्य विद्यार्थी भी तुकाराम से परिचित होंगे। संत तुकाराम छत्रपति महाराज शिवाजी के समकालीन थे, ठीक है। तुकाराम, रामदास, ये सब आप पढ़ते रहेंगे। उन्हें सबसे महान मराठा भक्ति सुधारक माना जाता था, ठीक है। संत तुकाराम ने विठोबा पंथ को लोकप्रिय बनाया था। विठोबा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने विट्ठल स्वामी भक्ति गीतों की रचना की थी। विट्ठल स्वामी भक्ति गीतों की रचना की, जिन्हें अभंग कहा जाता है। अभंग जब नाम आता है तो तुकाराम का नाम आता है। विट्ठल स्वामी भक्ति गीतों की रचना उन्होंने की, जिसे अभंग कहा जाता। अभंग हो गया, विठोबा हो गया, विट्ठल स्वामी हो गया। उन्होंने समानता और सार्वभौमिक भाईचारे का संदेश दिया। क्या संदेश दिया? समानता का संदेश दिया, सार्वभौमिक भाईचारा का संदेश दिया। संत तुकाराम और उनकी रचनाएं एवं कार्य पूरे महाराष्ट्र में फैले वारकरी संप्रदाय के केंद्र में है। तो वारकरी संप्रदाय किससे संबंधित है? संत तुकाराम से संबंधित है। वारकरी, विठोबा, अभंग, ये दिमाग में याद कर लेना है। संत तुकाराम को वारी तीर्थ यात्रा शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। ये वारी, पिलग्रिमेज, वारी तीर्थ यात्रा। और भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत चैतन्य महाप्रभु उनके गुरु थे। चैतन्य महाप्रभु इनके गुरु थे, यानी तुकाराम चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे। तो ये संत तुकाराम के बारे में कुछ जानकारी। अगले टॉपिक पे आते हैं। तस्करी, अक्सर भारत में तस्करी की समस्या होती रहती है, यानी आपको विभिन्न ट्रैफिकिंग हो गया, स्मगलिंग हो गया। तो उससे संबंधित जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविज़न किए गए हैं, भारतीय संविधान में क्या प्रावधान किए गए, उसके बारे में क्विक देखते हैं थोड़ा सा। विधायी और जो है ना क्या प्रावधान। अनुच्छेद 23 यानी 23(1) के तहत भारत के संविधान के तहत मानव या व्यक्तियों की तस्करी निषिद्ध है। यानी मानव यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बैन किया गया है। दूसरा है अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956, याद कर लें 1956। इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, इसको ITPA भी कहते हैं। ITPA 1956। व्यावसायिक यौन शोषण के लिए तस्करी की रोकथाम हेतु कानून है। यानी कमर्शियल जो है ना, कई बार जो है ना एक समूह में ले जाया जाता है किसी को, एक देश से दूसरे देश या कहीं पर भी, तो वो यौन शोषण के लिए, ठीक है, सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए, तो आपको सेक्सुअल एब्यूज के लिए, यौन शोषण के लिए, तो उसकी तस्करी जो ट्रैफिकिंग होती है उस पर रोकथाम का एक प्रमुख कानून है अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956। याद रहना ही चाहिए, जब भी इस तरह के प्रश्न आता है तो इसको उसमें डाल देना है। तीसरा जो है महत्वपूर्ण, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013, ये लेटेस्ट है। 2013 के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता की धारा 370 को धारा
370 और 370A IPC से प्रतिस्थापित किया गया है, जिसमें मानव तस्करी के खतरे का मुकाबला करने हेतु प्रावधान किए गए हैं। यानी आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 के तहत IPC की धारा 370 को आपको 370A IPC से प्रतिस्थापित किया गया। ये भी मानिए कि आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है। अगला टॉपिक हम देखते हैं। अब आइए, बाल श्रम, चाइल्ड लेबर काफ़ी चर्चा में रहता है। 12 जून को अभी जो है विश्व संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 12 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व भर में बाल श्रम कुप्रथाओं की ओर ध्यान आकर्षित करने हेतु विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है 12 जून। पीटी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और चाइल्ड लेबर से अगर मेंस में क्वेश्चन आता है तो मैं बीच बीच में आपको बताते जाता हूँ कि कौन सा लाइन, कौन सा टॉपिक मुख्य परीक्षा के लिए भी जरूरी है। किसी भी मुख्य परीक्षा के लिए यूपीएससी में आ सकता है, बीपीएससी में आ सकता है, यूपीपीसीएस या अन्य जो प्रोविंशियल सर्विसेज हैं कहीं पे भी आ सकता है। क्योंकि शुरू से अंत तक तो हम पढ़ते रहते हैं, लेकिन समझना भी है क्या पढ़ रहे हैं। पता चलता है कि इनिशियल स्टेज में स्टार्टिंग की पहले चैप्टर से पढ़ गए 40वां चैप्टर, पता चला कि उसमें 15 ही चैप्टर काम लायक थे, बाकी पढ़ने की जरूरत थी नहीं। तो उतना समय जिनके पास है वो तो पढ़ सकता है नॉलेज के लिए, बाकी लोग जो है ना। और फिर इस तरह सिविल सर्विसेज के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, आपको टू द पॉइंट हिट करना है, ठीक है। मतलब सही जो है ना टारगेट को सेट करना है। नॉलेज वगैरह की विशेष जरूरत नहीं। हाँ, जितना काम का है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, नॉलेज अपने आप आ जाएगी, लेकिन टू द पॉइंट ही पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा क्यों पढ़ेंगे। तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के रूप में 12 जून को मनाया जाता है। बाल श्रम के खिलाफ इस वैश्विक मुद्दे से निपटने हेतु ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा वर्ष 2002 में इस दिन की शुरुआत की गई थी। यानी वर्ष 2002 से ही 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के रूप में मनाया जाता है। अब 2022 की थीम भी देख लें। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2022 की थीम बाल श्रम को, चाइल्ड लेबर को समाप्त करने के लिए सार्वभौमिक सामाजिक संरक्षण, यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर, यही है इसका थीम। ये थीम है, यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर बात करें तो पूरे विश्व में, यूएनओ रिपोर्ट के अनुसार ही बता रहे हैं, पूरे विश्व में 160 मिलियन बालक अभी भी बाल श्रम में लगे हुए हैं, चाइल्ड लेबर में। डाटा बहुत इम्पोर्टेंट, 160 मिलियन जो चाइल्ड है अभी चाइल्ड लेबर कर रहे हैं, जिनमें से कुछ की उम्र मात्र 5 वर्ष ही है। सोचने की बात है। 2020 की शुरुआत में विश्व भर में 5 साल और उससे अधिक आयु के प्रति 10 बालकों में से एक बच्चा बाल श्रम में लगा हुआ था। ये भी गंभीर चिंता के विषय है कि विश्व भर में 5 साल और उससे अधिक आयु के प्रति 10 बालकों में एक बच्चा, ठीक है, 5 साल या उससे अधिक, तो 10 बालकों में एक बच्चा जो है वो किस में लगा हुआ था, चाइल्ड लेबर कर रहा था। और 2000 और 2020 के बीच बाल श्रम में संलग्न बालकों की संख्या कितनी थी, 85.5 मिलियन, 16% से 9.6% तक कम हुई, यानी घटा है। 2000 और 2020 के बीच की तुलना कर रहा है, कितना घटा। तो आप कंक्लूजन में इसको लिख सकते हैं या कहीं पे भी डाल सकते हैं कि पहले 16% था चाइल्ड लेबर, अब घट करके 9.6% हो गया है, ठीक है। वैश्विक स्तर पर बालकों के लिए सामाजिक सुरक्षा पर व्यय राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद का मात्र 1.1%, यानी GDP की बात करें तो सामाजिक सुरक्षा पर जो है व्यय है किसके लिए, चाइल्ड के लिए, ठीक है, तो वो 1.1% है। अफ्रीका कुल जनसंख्या में बच्चों की सबसे बड़ी हिस्सेदारी वाला क्षेत्र है, ठीक है। इस मुद्दे पर ILO कन्वेंशन भी हुआ था। बाल श्रम के सबसे खराब रूपों से संबंधित ILO कन्वेंशन नंबर 182 UPSC में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि किससे संबंधित है।
182 और रोजगार के लिए न्यूनतम आयु से संबंधित ILO कन्वेंशन नंबर 138। इस मुद्दे पर 2 मुख्य वैश्विक अभिसमय है। ठीक है, तो आप कन्वेंशन नंबर 138, कन्वेंशन नंबर 182, ये पीटी में पूछा गया था। ठीक, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था। पेंसिल इधर चर्चा में रहा है। सरकार द्वारा बाल श्रम कानूनों के प्रभावी प्रवर्तन को सुनिश्चित करने और बाल श्रम को समाप्त करने के लिए, ठीक है, यानी बाल श्रम जो कानून है, चाइल्ड लेबर से संबंधित जो कानून है, लॉ है, उसका सही तरीके से जो है ना इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको सुनिश्चित करने के लिए और चाइल्ड लेबर को समाप्त करने के लिए pencil.gov.in नामक एक समर्पित प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है, यानी पोर्टल कह सकते हैं, pencil.gov.in। बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है। और इसके अलावा आपको तो ये पता ही होगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, इस कानून के तहत राज्य के लिए सुनिश्चित करना अनिवार्य कर दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चे स्कूल में हो और मुफ्त शिक्षा प्राप्त करें, यानी सबको फ्री एंड फेयर एजुकेशन मिले। इसी प्रकार अगला टॉपिक पे आते हैं, ये पीटी के लिए इम्पोर्टेंट है। सिलोनोइडिस फैंटास्टिकस कछुआ का एक प्रजाति है। ये ऐसे जो है ना क्वेश्चन यूपीएससी में कई बार आ जाते हैं। आप बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड या जो है ना जो भी छोटे छोटे जीव हैं जो न्यूज में हिंदू वगैरह के पेपर में आता रहता है, उसको पढ़िए। कछुआ की एक प्रजाति है। अब इस प्रजाति का एक जीवित सदस्य फर्नांडिना द्वीप यानी गैलापागोस जो इक्वेडोर में है, गैलापागोस है ना, पैसिफिक ओशन में, और साउथ अमेरिका के आप वेस्ट में देखिएगा तो गैलापागोस आइलैंड है। गैलापागोस आइलैंड इक्वेडोर का ही पार्ट है। और वहीं पे वहाँ पे एक आइलैंड है गैलापागोस आइलैंड में, फर्नांडिना आइलैंड, और वहीं पे इस प्रजाति का एक जीवित सदस्य मिला है। कछुआ की एक प्रजाति है जो मान लिया गया था कि वो लुप्त हो चुकी है, उसका एक सदस्य मिला है। आमतौर पर फर्नांडिना द्वीप गैलापागोस विशाल कछुआ कहा जाता है इसे। इस प्रजाति को अब तक 1906 में देखे गए केवल एक कछुए से ही जाना जाता था, यानी एक और मिल गया है। तो इम्पोर्टेंट है। रामसे हंट सिंड्रोम अभी चर्चा में रहा है। रामसे हंट सिंड्रोम है क्या? आप जस्टिन बीबर का तो नाम जानते ही हैं, और ठीक है, पॉप सिंगर जस्टिन बीबर, अभी फ़ोटो भी उन्होंने डाला था कि उनको जो चेहरे पे लकवाग्रस्त हो गया था, तो उस रामसे हंट सिंड्रोम भी है वो, उसका नाम है रामसे हंट सिंड्रोम। रामसे हंट सिंड्रोम एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, स्नायविक रोग है जिसमें वेरिसेला जिस्टर वायरस VZV वायरस नामक एक वायरस की वजह से चेहरे की गतिविधियों में शामिल नसों में सूजन आ जाता है। तो रामसे हंट सिंड्रोम एक वायरस की होता है, और जिस वायरस का नाम है वेरिसेला जोस्टर वायरस, उसकी वजह से आपके चेहरे में जो नस है, ठीक है, वो सूज जाती है। और वेरिसेला जोस्टर वही वायरस है जो चिकन पॉक्स और दांत का कारण बनता है। ठीक है, जब चेहरे की नसों में सूजन हो जाती है तो वे कार्य करने की क्षमता खो देती है, जिससे अस्थायी रूप से चेहरा पक्षाघात का शिकार हो जाता है। अभी आपने देखा भी होगा उनके चेहरे को। इस वायरस संक्रमण के लक्षणों में कान के अंदर और आसपास दर्द होता है, लाल चकत्ते हो जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं, चेहरे का एक तरफ जो है ना लकवाग्रस्त यानी पक्षाघात पैरालाइज हो जाता है। इसका इलाज एंटीवायरल दवाओं, स्टेरॉयड और फिजियोथेरेपी का उपयोग करके किया जाता है। तो ये इसके अलावा एक राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे नंबर 53 चर्चा में रहा है। आइए देखते हैं। NHAI ने महाराष्ट्र में अमरावती और अकोला जिलों के बीच एक रिकॉर्ड बना है। अमरावती और अकोला जिलों के बीच NH पर 105 घंटे 33 मिनट में 75 किलोमीटर की सबसे लंबी लगातार बिटुमिनस लेन बिछाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है।
105 घंटे लगातार काम हुआ। 105 घंटे 33 मिनट और 75 किलोमीटर की लंबी बिटुमिनस लेन बना दिया गया और ये गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में शामिल हो गया। और ये राष्ट्रमार्ग यानी NH कौन सा है? 53। ये कहाँ कहाँ पे? कोलकाता, रायपुर, नागपुर और सूरत जैसे शहरों को जोड़ता है। तो दोस्तों ये रहा आज का न्यूज में चर्चा में। उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रुकना नहीं है, एक एक मिनट का यूज करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।